दोस्तों, पुनः एक बार आप सबके समक्ष हिंदी स्टोरी पर एक कहानी लेकर उपस्थित हूँ जिसका नाम है नशीले लड्डू। बरौनी शहर में एक बहुत ही घनी आबादी वाला मोहल्ला हुआ करता था जिसका नाम ही था घनाबाद। उस मोहल्ले के आखिरी छोर पर एक गली थी, शकूर गली। शकूर गली में दलपत सेठ की आटा चक्की थी। सारा मोहल्ला वहीं आटा पिसाने आता था। आटा चक्की जिस मकान में थी वह दलपत सेठ की पुश्तैनी मकान थी। दलपत अपने पिता की इकलौती संतान थे, ना कोई भाई और ना ही कोई बहन। अपने पिता की इसी कंजूसी का बदला उन्होंने अपनी पत्नी से लिया था, जो पूरे 5 बेटे और 4 बेटियों के अकेले पिता बन गए थे। भगवान का दिया इतना ही नहीं था दलपत सेठ के पास। उन्होंने अपने पुश्तैनी धंधे से इतनी दौलत कमाई थी कि चक्की वाली मकान से सटे झींगुर साहू की 2 मंजिला मकान को उन्होंने खरीद लिया था, जिसमें कुल 12 कमरे थे और सब उन्होंने किराए से उठा रखा था। बरौनी मिल में काम करने वाले मजदूरों ने कभी इनके मकान का एक भी कमरा खाली नहीं रहने दिया। इसी मकान में एक तलाकशुदा महिला राखी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी, जो सिलाई का काम करके अपनी गृहस्थी चलाती थी और अपने पति से खर्चे का मुकदमा भी लड़ रही थी। उसके कमरे के बगल वाले कमरे में कुछ बिहारी मजदूर रहते थे जो मिल में काम करते थे। इनमें से ज्यादातर कुंवारे लड़के थे। सब राखी को भाभी बुलाते थे। वह बहुत सीधी सादी महिला थी, किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। उनमें से एक लड़का जिसका नाम बबलू था, वो हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, पुजारी था। वो हर शनिवार को मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाता था। शनिवार तो नहीं, लेकिन मंगलवार को वो प्रसाद के रूप में 1 पाव लड्डू चढ़ाता था और प्रसाद लाकर अपने अगल बगल बांटता था। वो सबको लड्डू फोड़ कर देता था, लेकिन राखी और उसके बच्चों को वो खड़ा 2 लड्डू देता था, जो उसके दोनों बच्चे खा जाते। अब तो उसके बच्चे बबलू के दीवाने हो चुके थे। बबलू जब काम पर से आता तो बच्चों के साथ खेलता भी था। धीरे धीरे वो बच्चों के लिए 2 टाफियां भी लाने लगा। राखी अपने काम में व्यस्त रहती थी। बबलू की हरकतों को उसने कभी गौर नहीं किया, लेकिन वह राखी पर बहुत गौर करता था। एक दिन जब वह मंगलवार का प्रसाद देने राखी के दरवाजे पर पहुंचा तो दोनों बच्चे लपक कर दरवाजे पर आ खड़े हुए। उसने उन्हें सिर्फ 1 लड्डू दिया। इस पर दूसरे बच्चे ने कहा, मुझे भी 1 लड्डू दो ना अंकल। तब बबलू ने कहा, अपनी मम्मी को बुलाओ। दोनों ही बच्चे 1 और लड्डू की लालसा में घर के भीतर भागे अपनी मम्मी को बुलाने के लिए। तभी बबलू मौका देखकर अपने साथ लाए सिंदूर की डिबिया से उसके दरवाजे पर कुछ सिंदूर छिड़क दिया। जब तक राखी अंदर से दरवाजे पर आई तब तक बबलू वहीं पर खड़ा रहा और बड़े गौर से उस गिरे हुए सिंदूर को देखता रहा। अब क्या था, राखी भी चौंक कर वहीं पर नजर गड़ाए बैठी, उठी ठक गई और बोली, अरे ये क्या? तब बबलू बड़े भोलेपन के साथ बोला, भाभी वही तो मैं आपसे पूछने वाला था कि आपके द्वार पर ये सिंदूर कैसा गिरा हुआ है। राखी हैरान थी और उसके बोल नहीं निकल रहे थे। मौके की नजाकत समझते हुए बबलू बोला, भाभी यूं तो मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, उनकी कृपा से कोई समस्या नहीं आएगी, फिर भी लगता है किसी ने कुछ किया धरा है। राखी अभी कुछ बोलती तभी बबलू ने उसके हाथों में एक लड्डू थमाते हुए कहा, लीजिए ये हनुमान जी का प्रसाद खाइए, सब ठीक हो जाएगा। राखी ने प्रसाद लिया और जैसे ही लौटने को हुई बबलू फिर बोल पड़ा, भाभी बच्चों को प्रसाद दे दिया है मैंने, ये आपके लिए। राखी ने कहा, मैं पूजा किए बिना कुछ नहीं खाती, बाद में खा लूंगी। बबलू चला गया। राखी थोड़ी चिंता में पड़ी रही। दरवाजे पर सिंदूर का गिरना उसे बड़ा विचलित कर रहा था। वो सोच रही थी कि आखिर ये सब किसने किया होगा। उसका ध्यान बार बार अपने पति पर जा रहा था। वह सोच रही थी कि कहीं यह सब उसी का तो किया धरा नहीं है, कहीं वो हम पर तंत्र मंत्र तो नहीं करवा रहा है। खैर, हनुमान जी हम सब की रक्षा करें। यह कहकर उसने लड्डू को माथे से लगाया, किचन के प्लेटफॉर्म पर रखकर वो नहाने चली गई। तभी उसका बड़ा बेटा, जो इस जुगाड़ में था कि उसकी मम्मी कब बाथरूम जाएगी और वो लड्डू
खा जाए। वो बबलू से आज खुश नहीं था, क्योंकि आज बबलू ने उसको जो लड्डू नहीं दिया था। राखी जब कुछ समय बाद नहाकर लौटी तो देखा कि अपनी जगह से लड्डू गायब था और दोनों बच्चे तख्त पर सो गए थे। राखी ने बच्चों को जगाना चाहा, लेकिन उनकी गहरी नींद की वजह से उसे संदेह हुआ। एक बार तो उसने सोचा कि शोर मचाकर समूचे मोहल्ले वालों को जमा करते हुए ये मंजर दिखाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि इस तरह तो मैं सच क्या है ये कभी जान ही नहीं पाऊंगी। इसलिए राखी ने खुद भी बच्चों के बगल में अपने आप को सुला लिया। लेकिन इसके पहले उसने अपने वकील को फोन किया और क्या कहा ये हम आपको आगे बताते हैं। इधर बबलू राखी के दरवाजे के आसपास टहलने लगा। राखी किसी के पैरों की आहट को महसूस करने लगी, जैसे धीरे से कोई आके कमरे में घुस रहा। वह बबलू ही था जो सबसे पहले इस बात से निश्चिंत हो जाना चाह रहा था कि राखी लड्डू खाकर गहरी नींद में सो गई है। इसके लिए उसने हौले से राखी को आवाज दिया। जब कोई जवाब नहीं आया तो वो समझ गया कि लड्डू अपना काम कर चुका है। उसने आनन फानन में मोबाइल निकाला और राखी के अश्लील वीडियो बनाने के लिए उसके ही किचन प्लेटफॉर्म पर टिका दिया। अब जैसे ही वह राखी के कपड़े उतारने के लिए उसके ऊपर झुका, राखी उठकर बैठ गई और उसने बबलू के मुंह पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तभी वकील पुलिस वालों के साथ वहां पहुंच गया, जैसे कि वह तैयार बैठा था। पुलिस वालों ने बबलू को रंगे हाथों पकड़ लिया और वहीं पर उसे पीटना शुरू कर दिया। राखी ने पुलिस वालों को सारी बात बताई कि कैसे इसने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ गलत काम करना चाहा है। अपने दोनों बच्चों को बचाने की भी गुहार लगाती रही। जब पुलिस वालों ने उसे और पीटा तो उसने जो कहानी सुनाई वह सुनकर सभी दंग रह गए। दरअसल बबलू ने कहा, मुझे राखी के पति रमेश ने उसकी आपत्तिजनक अवस्था में अश्लील फोटो लेने को कहा था। अब क्या था, बबलू की ही मोबाइल में रिकॉर्ड वीडियो जैसे एक पुख्ता सबूत बन गए, जिसके आधार पर पुलिस ने बबलू को गिरफ्तार कर लिया। अपने वकील के साथ राखी अपने दोनों बच्चों को लिवाकर थाने पहुंची। उनका इलाज शुरू हुआ। राखी के द्वारा जो तहरीर थाने में दी गई थी उसमें बबलू को कम, लेकिन उसके पति रमेश को उसने असली मुल्जिम बनाया था। उसके बच्चों का इलाज व डॉक्टरी परीक्षण भी हुआ, जिनके शरीर में नशीले पदार्थ के लक्षण मिले। उसी दिन उसके पति को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। दलपत सेठ के मकान में ही नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले में यह बात जंगल की आग की तरफ फैल गई कि बबलू ने राखी के साथ क्या कारनामा करना चाहा है। सभी लोग राखी की सूझबूझ व उसके वकील की मुस्तैदी की तारीफ कर रहे थे। शुक्र था कि उसके दोनों बच्चों को कुछ नहीं हुआ, जिन्हें बबलू ने नशीले लड्डू खिला दिए थे। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू भी था, जिसे शायद कभी कोई जान ही नहीं पाया, और रमेश जेल के भीतर ही बबलू की हत्या करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। राखी अब दलपत सेठ के घर में किराए से नहीं रहती है, बल्कि उसके पति रमेश की सारी संपत्ति और मकान आदि पर उसके दोनों बच्चों व पत्नी राखी का हक दर्ज कराते हुए कोर्ट ने सब कुछ राखी को सुपुर्द कर दिया है। कहानी का दूसरा पहलू यह था, जब पुलिस बबलू और रमेश को गिरफ्तार कर थाने लाई तो राखी ने बहुत कोशिश किया कि बबलू को बरी कर दिया जाए और रमेश को जेल भेज दिया जाए, मगर पुलिस ने दोनों को दोषी करार दिया था तथा दोनों को जेल भेज दिया था। यूं तो जेल में रमेश और बबलू को अलग अलग बैरक में रखा गया था, लेकिन एक रोज मौका देखकर रमेश बबलू के बैरक में घुस गया और उसे रुपयों का लालच देकर सच बोलने को कहा। रमेश बोला, देखो बबलू, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूं। देखो तुम आखिर ऐसा क्यों किए? सच सच बताओ। मैं वादा करता हूं कि मैं यह बात किसी से कभी भी नहीं बताऊंगा। इतना ही नहीं, मैं और तुम जेल से जैसे ही बाहर जाएंगे मैं तुम्हें ढेर सारे रुपए पैसे दे दूंगा। तुम अपनी जिंदगी बेहतर गुजार सकते हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। बबलू कुछ देर शांत रहा, फिर फपक कर रो पड़ा। वो बोला, वो बेवफा है। रमेश चौंक कर बोला, क्या?
कौन बेवफा है? वही जिसने हम दोनों को यहाँ फंसाया है। रमेश प्यार से पूछ रहा था। सच सच बताओ, क्या बात है? बबलू बोला। मैं उसको भाभी बोलता था, वो बहुत गुमसुम सी रहती थी, मुझे उसके बच्चों पर तरस आती थी और उसका दुख देखा नहीं जाता था। फिर धीरे धीरे न जाने मैं कब उसके करीब आता चला गया। उसने मुझे प्यार से एक दिन चुंबन दिया था। इसके पहले मैंने कभी भी किसी लड़की को छुआ तक नहीं था। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे हसीन दिन था और वह रात सबसे रंगीन रात थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इस तरह मेरे साथ विश्वासघात करेगी। उसने मुझसे कहा था कि किसी भी तरह मुझे उसकी वीडियो बनाने का नाटक करना है और वो सही टाइम पर वकील के साथ पुलिस को बुला लेगी। मुझे बस पुलिस के सामने तुम्हारा नाम ले लेना है जिससे कि तुम पर ये इल्जाम लग जाए। उसने कहा था कि वो हर हाल में मुझे जेल नहीं जाने देगी। मैंने उसके कहने पर तुम्हारा नाम ले लिया था, मुझे माफ कर दो। इतना सुनकर रमेश जैसे सुन्न सा हो गया। वो बबलू के बैरक से उठा और अपने बैरक की ओर चल दिया। सुबह खबर आई कि बबलू अपने बैरक में मर गया था। इल्जाम रमेश के सिर लगा क्योंकि वह रात में उसके बैरक में जो गया था। रमेश ने इस हत्या का इल्जाम अपने सिर ले लिया था। यह बात अलग है, लेकिन अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं बोल पाया सिवाय बबलू की बेगुनाही के। उसने कोर्ट में चीख चीख कर कहा कि हाँ, मैं कसूरवार हूं। मैंने ही रुपयों का लालच देकर उस बेगुनाह लड़के को अपनी बीवी को फंसाने के लिए बोला था, जिससे मुझे इसे गलत साबित करने का मौका मिल सके। लेकिन अफसोस ऐसा हो न सका। वकील साहब, बहुत सही समय से आकर आपने मेरी बीवी की इज्जत बचा लिया, इसके लिए आपको शुक्रिया। इस कहानी के दूसरे पहलू का असली हीरो कहें या विलेन, जो कुछ भी था वह वकील ही था, जिसने रमेश को फंसाने की युक्ति राखी को सुझाया था। अब राखी बड़े सुकून से अपनी मकान पर अपने दोनों बच्चों के साथ ही नहीं रहती है, बल्कि वह वकील भी उसके साथ अक्सर रातें गुजारता है। दलपत सेठ की कोठी में फिर से नए किराएदार आ गए हैं। वहां सब कुछ ठीक चल रहा है, दलपत सेठ के आटा चक्की की तरह। दोस्तों, आप सबको ये कहानी आज की कैसी लगी, जिसका नाम है नशीले लड्डू? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल वाला बेल पे बटन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। बाकी जय जयकार तो जारी रहेगी, आएंगे कुछ और नई कहानियों के साथ। ये कहानी आपको अगर ज्यादा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे दूसरों से साझा करना, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं अजय साहनी स्टार, आपका दोस्त, अक्सर इस तरह की कहानियों के साथ हाजिर होता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया, धन्यवाद।